Hi guys, uh, my name is Chansegar Barula and I am a chartered accountant, and my mobile number is 9899123008. Uh, as regards these lectures, these are the lecture sessions for Information System Audit, which is a post-qualification course of chartered accountants, and it has been seen that there has been quite a difficulty in passing this particular course, or the chartered accountants encounter an initial kind of a resistance in this particular course because it's been not being the area of their expertise, and generally it happens कि जब वो मटेरियल उठाते हैं तो उनका इनिशियल रेजिस्टेंस डबल हो जाता है, क्योंकि एक तो प्रैक्टिस की या जॉब की कांस्टेंट वर्क प्रेशर्स, और दूसरा ये होता है कि इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है वो नोवाइस के लिए नहीं है, उसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत छोटे रूप में दिए हुए हैं। तो दिस इज़ अ प्रयास जिससे कि एक इजी और ल्यूसिड वे में चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाए, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट को एक्सप्लेन किया जाए। सो आई विल टेक यू चैप्टर बाय चैप्टर थ्रू ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, एंड इन केस ऑफ एनी फीडबैक और सजेशन टू इम्प्रूव, इट्स मोस्ट वेलकम। माई नंबर अगेन इज़ 9899123008, और अगर आप दिल्ली के आसपास हैं तो वी कैन मीट इफ़ यू नीड एनी प्रोफेशनल हेल्प और समथिंग लाइक दैट, आई विल बी ग्लैड टू प्रोवाइड। सो पिछले लेक्चर में जो है वो हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़े। लेट्स मूव टूवर्ड्स आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस जो हैं कैटेगराइज किए जाते हैं, जनरली प्रिंटर होते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स होते हैं, ग्राफ प्लॉटर्स होते हैं, और कंप्यूटर आउटपुट फिल्म होते हैं, वॉइस आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो बेसिकली प्रिंटर, विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स, ग्राफ प्लॉटर, स्कॉम एंड वॉइस आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। हमारे जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है, उसने एक तो मॉनिटर दिया है, दूसरा प्रिंटर दिया है, प्लॉटर दिया है, साउंड कार्ड्स एंड स्पीकर दिया है। तो सबसे पहले इस प्रिंटर से स्टार्ट करते हैं या मॉनिटर से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मॉनिटर्स जो कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स यूज़ किए जाते थे पहले, सबसे पहले जो CRT मॉनिटर्स आए थे, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स। तो उसमें क्या होता था कि कैथोड रे ट्यूब होती थी, कैथोड रे से इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे, कैथोड रे CRT जो है इलेक्ट्रॉन एमिट करती थी, और वो इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम में जाकर स्ट्राइक होते थे और उससे पिक्चर बनती थी। तो यानी मूविंग करंट से वो पिक्चर बनती थी। कहने का मतलब ये है कि CRT मॉनिटर्स जो है उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन एमिटर चाहिए होता था, और दूसरा एक स्क्रीन चाहिए होता था। तो इससे क्या होता था कि काफ़ी, अगर आपको बड़ा डिस्प्ले चाहिए, सपोज़ आपको 11 इंच के बजाय 22 इंच चाहिए या 55 इंच चाहिए, तो आपको उतना बड़ा सेटअप चाहिएगा। मींस वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर वो बॉक्स बढ़ता चला जाता था। तो इसलिए आप मार्केट में देखेंगे कि एक लिमिट से ज़्यादा इंच से ज़्यादा टीवी नहीं आते थे, और वो आते थे तो बहुत बड़े होते थे। वो लेंथ में तो जैसे जैसे उसकी स्क्रीन की सरफेस बढ़ती थी, लेंथ और ब्रेथ बढ़ती थी, वैसे वैसे उसकी जो पीछे डब्बा होता था वो भी बढ़ जाता था। उसका रीज़न सिंपल यही था कि ये जो थे CRT मॉनिटर्स थे, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स थे। तो उसके बाद LCD आए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में क्या होता था कि जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते थे, लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स ना सॉलिड होते हैं ना लिक्विड होते हैं। वो ऐसा मैटर है जो ना सॉलिड है ना लिक्विड है। बेसिकली वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज़ उसमें उनकी लिक्विड की होती है। जैसे फॉर एग्जांपल पानी का मॉलिक्यूल होता है, अगर आप पानी कभी सुबह सुबह गर्म पानी में ठंडा पानी डालें तो अपने आप मिक्स कर जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है वहाँ पर। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वो मीट आउट करता है। लेकिन अगर आप जलती हुई आग में अगर लोहा डाल दें
और दूसरे छोर से लोहे को पकड़ें तो लोहा दूसरा छोर गर्म होगा, लेकिन काफ़ी टाइम बाद गर्म होगा। या आप लकड़ी ही डालें तो लकड़ी का स्टार्टिंग शुरू का पोर्शन जला दें तो पीछे के पोर्शन में हीट नहीं आएगी। तो क्योंकि आयरन के या मेटल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फिक्स्ड हैं, वो मूव नहीं करते। हाँ, उनमें से क्योंकि वो आयरन गुड कंडक्टर है इसलिए वो हीट को मूव करा देता है कुछ समय बाद, लेकिन वो फिर भी उतनी तेज़ी से मूव नहीं करते हैं जितना तेज़ी से पानी में होता है। और अगर आपका लकड़ी है तो फिर तो बात ही अलग है। तो LCDs यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बड़ा फास्ट रहता है। तो इन LCDs को फ्लैट मेटल पैनल्स के अंदर रखा जाता है और इनमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और इन्हें अगर इनमें लाइट एमिशन के बजाय लाइट ब्लॉकिंग होती है, उससे स्क्रीन में डिस्प्ले आता है तो वो ब्लॉक करते हैं, एक पर्टिकुलर लाइट को ब्लॉक कर देते हैं और बाकी को पोलराइज होने देते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस को। तो उससे स्क्रीन में आपको इंफॉर्मेशन दिखाई देती है, स्क्रीन में पिक्चर्स दिखाई देती है। तो LCD क्योंकि लाइट को ब्लॉक करते हैं तो ओवरहीट नहीं होते हैं, LCDs मोर एफिशिएंट होते हैं, LCDs फ्लैट होते हैं और कई सारी चीज़ें LCDs में होती हैं। इसके बाद थे प्लाज्मा टीवीज़ आए थे, प्लाज्मा मॉनिटर्स आए थे। अगर आप किसी प्लाज्मा मॉनिटर्स बहुत बड़े होते थे, प्लाज्मा मॉनिटर गैस बेस्ड होते हैं, गैस बेस्ड आयोनाइज्ड मॉनिटर्स होते हैं। प्लाज्मा मॉनिटर्स बेसिकली तब यूज़ किए जाते हैं जब आपका मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, उसके सामने कभी आपने मूवी में देखा होगा कि एक स्क्रीन है जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग 4 फ्लोर 5 फ्लोर के बिल्डिंग के बराबर है और उसके सामने रखा है और एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, तो वो प्लाज्मा डिस्प्लेज है और उसमें गैस आयोनाइज्ड गैस यूज़ होती है। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं जो कि बेसिकली होते तो सॉलिड है, लेकिन क्वालिटी लिक्विड की होती है और वो क्वाइट एफिशिएंट होते हैं और आज वो यूज़ किए जा रहे हैं। तो ये तो था मॉनिटर। अब रहा प्रिंटर। प्रिंटर दो टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो इम्पैक्ट प्रिंटर है उसमें डॉट मैट्रिक्स है, आपका डेजी व्हील है और लाइन प्रिंटर है। डेजी व्हील और लाइन प्रिंटर यूज़ नहीं होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आज की डेट में यूज़ होता है। तो डॉट, आपने टाइपराइटर देखा होगा, टाइपराइटर पुराने ज़माने में जब टाइपराइटर यूज़ करते थे तो बेसिकली अगर ए दबाना है तो ए दबाते थे तो और एक ड्रम स्ट्राइक करता था। एक टेप में एक जो एक क्लॉथ में जिसमें इंक होती थी, इंक वाला क्लॉथ होता था, उसमें स्ट्राइक करता था और वही करेक्टर का फॉर्म देता था। सपोज ए स्ट्राइक किया आपके रिबन में, का जो रिबन होती है उसमें इंक होती थी, उसको इंक में डिबाया जाता था, फिर उसे सुखाया जाता था, स्पेशलाइज्ड इंक होती थी और जैसे ही उसको ड्रम स्ट्राइक करता था वो करेक्टर दे देता था। अगर एक वो स्ट्राइक किया ए दे देता था, बी दे देता, सी दे देता था। इस तरीके से जो आपका डॉट मैट्रिक इम्पैक्ट प्रिंटर काम करते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर इम्पैक्ट से काम करते हैं, चोट से काम करते हैं। अगर इम्पैक्ट प्रिंटर में ड्रम टाइप चीज़ें होती हैं जो चोट करती हैं, वो चोट करने के बाद वो प्रिंट करती हैं। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर्स होते हैं जो विदाउट चोट किए हुए थे, जैसे थर्मल प्रिंटर्स हो गए, इंकजेट प्रिंटर्स हो गए, लेज़र जेट प्रिंटर्स हो गए। थर्मल प्रिंटर फॉर एग्जांपल, अगर आप कभी ATM मशीन में जाएं या फैक्स करें तो एक पेपर निकल कर आता है। पेपर बड़ा ग्लॉसी किस्म का पेपर होता है और बेसिकली वो जो पेपर होता है उसको कुछ समय बाद आप जेब में रखते हैं तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उड़ जाती है और आप परेशान भी होते हैं। तो वो जो पेपर होता है वो थर्मल प्रिंटर्स में यूज़ किया जाता है। बेसिक प्रिंसिपल्स उसका ये होता है कि जो थर्मल प्रिंटर्स होते हैं उसमें आपकी केमिकल पेपर यूज़ किया जाता है। केमिकल थर्मल प्रिंटर्स गर्मी से उतना पोर्शन केमिकल का बर्न कर देते हैं और वो फिर ब्लैक हो जाता है। और वही जैसे आपके अकाउंट में सपोज आपने पैसे हैं, आपके पास लाख रुपए हैं, आपने 25,000 रुपये विड्रॉ किया और 75,000 हो गया, तो आपका बैलेंस 75,000 शो करेगा और वो बाहर निकलेगा तो उसमें 75,000 बर्न कर दिया जाता है। तो विदाउट इम्पैक्ट होता है। ये थर्मल प्रिंटर हीट के प्रिंसिपल में काम करते हैं। थर्मल का मतलब हीट के प्रिंसिपल में काम करते हैं और
ये ग्लॉसी पेपर उसमें यूज़ किया जाता है। ये ग्लॉसी पेपर क्या होता है, बेसिकली केमिकल्स में डुबोया हुआ पेपर होता है। ऊपर से केमिकल्स होते हैं जो हीट करने में उतना हिस्सा गायब हो जाता है। दूसरा होता है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में इंक होती है और वो इंक निकालता है, जैसे पेन से इंक निकलती है लेकिन उसमें होल बड़ा होता है, तो वो निकाल के स्प्रेड करता है और उसके बाद इंकजेट प्रिंटर प्रिंटिंग करता है। उसके बाद लेज़र जेट प्रिंटर्स होते हैं। लेज़र जो प्रिंटर्स जो होते हैं वो आप फोटोकॉपियर प्रिंसिपल पे काम करते हैं, यानी कि जब आप फोटोकॉपी की मशीन में जाते हैं तो आपने देखा है एक लाइट सी आती है जो पेपर को स्कैन करती है। स्कैन करने के बाद उसकी पिक्चर लेती है। पिक्चर लेने के बाद वो उस पिक्चर को के एरिया में जो इंक है, जो कलर्ड इंक है और या ब्लैक एंड वाइट इंक है, अगर ब्लैक एंड वाइट लेजर पर प्रिंटर है तो वो स्प्रेड कर देती है। तो वो जो पिक्चर फॉर्म पड़ती है उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। इंकजेट प्रिंटर में भी कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, थर्मल प्रिंटर में भी नहीं होता है, लेकिन डॉट मैट्रिक प्रिंटर में इम्पैक्ट होता है। तो इसलिए वो इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहे जाते हैं। जो पहले हुआ करते थे डेजी व्हील या लाइन प्रिंटर्स जो अब यूज़ नहीं होते हैं, उसमें एक और प्रॉब्लम थी कि वो एक पर्टिकुलर करेक्टर को एक पर्टिकुलर तरीके से ही लिख सकते थे। ए अगर सिंगल करेक्टर है और बड़ा करेक्टर उसमें है, उसके हेड में है, तो उसी तरह से लिखा जा सकता था। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें कई करेक्टर्स के वे में प्रिंट किया जा सकता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन जनरली इम्पैक्ट प्रिंटर में एक लिमिट के बाद आप करेक्टर्स नहीं बना सकते। लेकिन थर्मल प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर और पर्टिकुलरली लेज़र प्रिंटर, उसमें आप कोई भी, या इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर, इसमें किसी भी शेप में ए को प्रेजेंट कर सकते हैं, बी को प्रेजेंट कर सकते हैं, या किसी भी रोमन टाइम्स रोमन जो जितने 50 आपने देखा होगा। अगर आप अपना MS ऑफिस ओपन करेंगे तो उसमें 50 ऑप्शंस होते हैं। इन्हीं ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शंस का आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। और हमारी स्टडी में एक और चीज़ दी गई है, उसमें ये बोला गया है कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ प्रिंटर, उसकी क्वालिटी होती है, स्पीड ऑफ प्रिंटिंग होती है, टाइप ऑफ इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट होता है, कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस ग्राफिक इमेजेस होता है, किस तरह की इमेजेस प्रोड्यूस कर सकता है, स्मूथ इमेजेस कर सकता है कि नहीं कर सकता है। जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर उतनी स्मूथ इमेजेस नहीं दिखा पाएगा जितना लेज़र प्रिंटर करता है। स्पीड किसकी होगी, लेज़र प्रिंटर की ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, फिनिशिंग लेज़र प्रिंटर में ज़्यादा होगी। तो ये प्रिंटर्स होते हैं। इसके बाद प्लॉटर्स होते हैं। प्लॉटर्स या आप उनको कह सकते हैं ग्राफ प्लॉटर्स। ग्राफ प्लॉटर्स जैसे फॉर एग्जांपल कभी आप अपना ECG कराना चाहें और उसका प्रिंट आउट लेना चाहें, तो एक पेन सी होती है, वो आपकी ECG को एक ग्राफ में लिखती है, तो वो ग्राफ प्लॉटर्स होते हैं। ये पेन होते हैं, कंटिन्यूस स्ट्रीम में ये आउटपुट निकालते हैं, और ये प्रिंटर्स नॉर्मल प्रिंटर से कॉस्टली होते हैं। ये साइंटिफिक एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं, इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं, या आप कभी ग्राफ को देखो। सेस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो अर्थक्वेक को मेज़र करता है। तो वो पृथ्वी कितनी हिल रही है, कितना है, स्टैटिक है कि नहीं है, तो वो कांस्टेंट पृथ्वी में आने वाली कंपन को मेज़र करता है। तो वहाँ पर भी जो ये प्लॉटर्स लगे होते हैं, मतलब ग्राफ प्लॉटर्स लगे होते हैं। अगर ग्राफ प्लॉटर्स फटाफट बताने लगते हैं अगर पृथ्वी में कोई कंपन होती है, तो आज की डेट में मल्टी कलर्ड में भी अवेलेबल हैं, और बेसिकली इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल या साइंटिफिक एप्लीकेशंस में ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। उसके बाद आता है साउंड कार्ड और स्पीकर, जो वॉइस आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो वॉइस आउटपुट डिवाइसेस हम सब ने देखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में हम गाना सुनते हैं और मूवी देखते हैं, तो ये साउंड कार्ड्स या स्पीकर्स के थ्रू होता है। बेसिकली क्या होता है कि जो साउंड कार्ड जो है डिजिटल सिग्नल्स को ऑडियो सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली कंप्यूटर में क्या चीज़ होती है, 0101 के फॉर्म में होता है, और वही 0101 के फॉर्म में होता है, और उसी को जब आपका आउटपुट देना होता है तो एनालॉग फॉर्म में लाना पड़ता है। तो वो जो आपके मल्टीमीडिया सिस्टम्स हैं, साउंड कार्ड्स हैं, वो उसको
डिजिटल सिग्नल से ऑडियो आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। और ऑडियो आउटपुट बेसिकली एनालॉग आउटपुट है। जिस टाइम पर वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम्स या इनपुट सिस्टम्स का काम करते हैं तो उस समय उल्टा होता है कि ऑडियो सिग्नल्स जाते हैं और वो डिजिटाइज हो जाते हैं, और जब आउटपुट निकालना होता है तो ऑडियो सिग्नल्स, डिजिटाइज्ड ऑडियो सिग्नल्स जो कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड होता है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड डिजिटाइज्ड फॉर्म में होगा, एनालॉग फॉर्म में 0-1 में होगा या फ्लो ऑफ चार्ज में होगा। कंप्यूटर में बेसिकली हर चीज़ फ्लो ऑफ चार्जेस में होगी, एब्सेंस ऑफ चार्ज, प्रेजेंस ऑफ चार्ज, या हायर चार्ज, लोअर चार्ज, इस फॉर्म में ये दो स्टेट्स होती हैं जो कंप्यूटर को पता होती है, रेफरेंस पॉइंट। तो फ्लो ऑफ चार्ज से 0-1 से डिजिटाइज्ड से के फॉर्म में कंप्यूटर किसी भी चीज़ को अपने अंदर रखता है। तो साउंड कार्ड्स डिजिटल सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में वो करते हैं। इसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आते हैं। तो हमने पढ़ा था कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस वो सारे डिवाइसेस होते हैं जो मदरबोर्ड में लगे होते हैं। कोई भी मदरबोर्ड का डिवाइस हो, भले ही वो आपका बूटस्ट्रैप लोडर हो, जैसे रोम बायोस जिसे कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस, यानी जो कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी जो होती है, जो कंप्यूटर को बूट करने में हेल्प करती है। ये सीपीयू है आपका, ये सीपीयू के अंदर रैम है, सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स हैं या रैम है, या आपकी फ्लैश मेमोरी अगर कोई मदरबोर्ड में हो, या L1, L2, L3 कैश हो, ये सारे के सारे प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस आते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में अगर आप देखेंगे तो मैग्नेटिक टेप आता है, फ्लॉपी डिस्क आती है, हार्ड ड्राइव्स होती हैं, ऑप्टिकल डिस्क होती हैं, और डीवीडीज़ होती हैं। ऑप्टिकल डिस्क मतलब रीड ओनली मेमोरीज, रैम, जो सीडी रैम, जो सीडीज़ आप यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आपको हेल्प करते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक टेप ले लेते हैं। मैग्नेटिक टेप जो है, ये आपने पुराना कैसेट देखा होगा, कैसेट जो होता है वो भी एक मैग्नेटिक टेप का रूप है। पुराने टाइम पर गाने कैसेट्स, ऑडियो कैसेट्स में रिकॉर्ड होते थे, वो भी एक मैग्नेटिक डिवाइस है, मैग्नेटिक टेप डिवाइस है, और उसमें सिक्वेंशियली डेटा रखा जाता है। उसके पास लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, मैग्नेटिक नेचर होता है, वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों तरह एक्ट करता है। यानी कि अगर पहले क्या होता था कि अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है, तो कैसेट में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसी तरीके से आप उसका आउटपुट दे सकते हैं। तो इरेजेबल होता है, लेकिन ये बहुत रिलायबल डिवाइस होता है और काफ़ी बार यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इसकी एक लिमिट होती है। अगर आप हार्ड डिस्क को देखेंगे तो उसकी जो रिलायबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, और सबसे बड़ी बात होती है हार्ड डिस्क रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, यानी कि कहीं पर से भी आप इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। जैसे पुराने ग्रामोफोन्स होते थे, उसमें कहीं पर भी कोई भी म्यूज़िक होता था, हेड कहीं पर भी जाकर रख सकते हैं। वैसे ही हार्ड डिस्क भी कई ग्रामोफोन्स, पैरेलल में ग्रामोफोन्स में बनी होती है। तो यानी कि हार्ड डिस्क में पहला आपकी कोसेंट्रिक सर्कल्स होंगे, ट्रैक्स होंगे, फिर नीचे, उसके नीचे दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। तो कम से कम 2 हार्ड डिस्क में 2 वो होंगे, 2 प्लेटर्स होंगे जो वर्टिकल शाफ्ट में माउंट किए जाते हैं, और उनको हाई स्पीड में उन्हें घुमाया जाता है। और बेसिकली जो हार्ड डिस्क होती है उसमें आयरन ऑक्साइड कोटिंग के मेटल प्लेटर्स होते हैं, यानी कि ये समझ लीजिए कि सीडी जैसी ही चीज़ होती है उसमें। तो सीडी, एक सीडी ऐसे रखी, दूसरी, तीसरी, लेकिन वो आयरन ऑक्साइड के मेटल प्लेटर्स होते हैं। तो वो मेटल प्लेटर्स में हर जगह, हर प्लेटर में एक हेड होता है, यानी कि अगर ऊपर वाली सीडी है, सीडी जैसी, नॉट सीडी बट मेटल प्लेटर है, तो उसमें हेड है। नीचे वाले मेटल प्लेटर है, उसमें हेड है, उसके नीचे है हेड है, उसके नीचे हेड है। अगर 4 प्लेटर्स है तो 4 हेड्स हैं। ये उसको रीड करते हैं, और इसमें रीड राइट हेड्स जो रीडिंग होती है वो कॉन्सेंट्रिक, जो डेटा रखा जाता है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में रखा जाता है, जैसे ट्रैक कहा जाता है। इनकी हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है, फास्टर होते हैं, फ्लॉपी डिस्क से फास्टर होते हैं, मैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, और मैग्नेटिक टेप से तो फास्टर होते ही होते हैं, क्योंकि इसमें जो रैंडम एक्सेस होता है मेमोरी का,
सीक्वेंशियल एक्सेस नहीं होता है। तो बेसिकली ये हार्ड डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क पुरानी हो चुकी हैं, ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, लेकिन फ्लॉपी डिस्क एक चौकोर सी डिस्क होती थी जो अनरिलायबल, बेसिकली अनरिलायबल होती थी, उतनी रिलायबल नहीं होती थी। इसमें कई बार आप रख सकते थे डेटा, लेकिन ट्रैक और सेक्टर में से स्टोर कर सकते थे। इसमें ट्रैक्स और सेक्टर्स होते हैं और एक ही डिस्क होती है, और